देखिए एक तरफ, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ जीत के दावे अजीज खान साहब, एक तरफ जीत के दावे आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के भी, आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी, तुहिन जी, और दूसरी तरफ ये भी कि पहले ईवीएम वाला दाव भी आया। आज एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उस याचिका के लिए कहा कि अभी जरूरत नहीं है सुनने की, गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनेंगे, क्योंकि वो जो वोट परसेंटेज को लेकर जो एक याचिका लगाई गई थी कि वोट परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है, जो जितनी वोटिंग होती है उसमें 5 से 7% की हेरा फेरी हो रही है, उसको भी एक तरह से उस पर भी एक झटका लगा है विपक्ष को कि चुनाव के समय, कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय ये इस तरह की याचिकाएं क्यों डाली जा रही हैं, इन्हें किस मकसद से डाला जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी थी, ये बार बार दाव खेला जा रहा है अजीज खान साहब कि चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज पहले दिन आती है फिर उसके 2 दिन बाद वो अलग आ जाती है, इसे लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। आज उस पर भी एक तरह से स्ट्राइक की सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा कि आप इस समय क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, ईवीएम की जो बात है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ईवीएम पर जो सवाल था वो हमेशा बना रहेगा। हम चुनाव जीते हैं इससे पहले या चुनाव हारे हैं, लेकिन जो ईवीएम पर सवाल था वो ईवीएम पर सवाल खड़ा था और खड़ा रहेगा। रही बात अभी आप चुनाव आयोग की बात है, यकीनन ये दुख की बात है कि आंकड़े को 11 दिन के बाद दिखाया गया, पेश किया गया। आप कह रहे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है ये। डिजिटल इंडिया तो 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए आंकड़े आने में। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आंकड़ा आने में 11 दिन लगता है। यकीनन तकलीफ है, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की ये लापरवाही कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज उसको पहले बताना चाहिए। और इस पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्षी और सवाल हो रहा है तो निश्चित तौर पे सवाल जायज है। 24 घंटे में फॉर्म 17A और 17C ये दोनों सेम डे उस पर चढ़ जाती हैं सारी चीजें, और उसको वेबसाइट पर दे देना चाहिए, या संबंधित जो लोग हैं वो वहां पर बाकायदे उसको प्रदर्शित कर देते। नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा इसके लिए 24 घंटे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन 11 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है, तो सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। कर रहे हैं, दूसरी तरफ हार की एक आधार भी बना के चल रहे हैं कि भाई अगर वहां 4 जून को आंकड़े नहीं आए तो फिर हम किस पर ठीकरा फोड़ेंगे, ईवीएम पे फोड़ेंगे या फिर वोटिंग परसेंटेज में जो गड़बड़ी हुई उस पर फोड़ेंगे। उसकी भी एक तरह से एक आधार तैयार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से जो दर्शक जुड़ते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनमें से एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि 4 जून मंगलवार का दिन है, हम हनुमान चालीसा गाएंगे और मोदी को फिर से सिंहासन पर बिठाएंगे। सुचरिता जी, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सारे संदेह की गुंजाइश जो है खत्म कर दी है और अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई इलेक्शन कमीशन पर संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बार बार ये लोग जो है सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जबरदस्ती अपनी सभाओं में अराजकता फैलाकर, भीड़ की एक ऐसी तस्वीर दिखाकर जो दरअसल जो है वास्तविकता से कहीं दूर है, ये एक ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी सभा में तो इतनी भीड़ आई लेकिन पता नहीं कैसे वोट नहीं आई। अरे जब आप अपने सभा में भीड़ को नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप इस देश को कैसे मैनेज करेंगे? ये सवाल का उत्तर आपको देश को देना होगा। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव को भी मीडिया में इसीलिए छोड़ा गया है कि बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करे कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आ रही, जबकि वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। और ये लोग ब्लेम कर सके कि योगेंद्र यादव जैसे महारथी जब ये कह रहे थे तो कैसे गलत हो सकते हैं। योगेंद्र यादव जब प्रेडिक्शन करते हैं उनको क्या ये कोशिश होती है? मैं एक चीज और पूछूंगी, क्या ये कोशिश होती है? अन्यथा मेरे ख्याल से वो बिना मतलब का इस देश को गुमराह करते हैं। क्या ये कोशिश होती है जो इस वक्त जो भी चुनावी रणनीतिकार बातें कहते हैं उनका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है? कोई सुन रहा है या पढ़ रहा है कि कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इस बार तो माहौल ही नहीं है, इस बार तो मोदी आ ही नहीं रहे हैं, तो इस बार तो राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है, तो उनका प्रभाव भी एक वोटर पर पड़ता है और ये 7वें चरण तक चलता रहेगा। उसके बाद कोई बोलेगा नहीं बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक ये बातें होती रहेंगी। योगेंद्र यादव एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर उनका जो जीवन था वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। दूसरा, उन्होंने अब तक जितने भी चुनाव में जो अनुमान लगाया है वो अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए।
जो भी अनुमान उनका रहा है वो सब गलत साबित हुए हैं। अभी जो 5 राज्य थे उसमें वो मध्य प्रदेश में बड़े मजे से जिता रहे थे कांग्रेस को, राजस्थान जिता रहे थे, छत्तीसगढ़ जिता रहे थे, और अंत में क्या हाल हुआ सबने देखा। उसके पहले उत्तर प्रदेश में वो पिच तैयार कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए, क्या हाल हुआ सबने देखा। मुझे नहीं लगता है कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों की बात का असर किसी पर पड़ता। वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी में रहा, अपनी पार्टी बना चुका, कांग्रेस से गलबैया की, किसी भी तरह से उस व्यक्ति पर देश भरोसा नहीं करता है। आपने जो बात कही है कि उनकी विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक बार फिर से यही बात कहूंगी। नवल किशोर जी अगर जुड़ गए हैं तो बता दीजिए मुझे। मैं एक चीज वरुण जी आपसे ये जरूर पूछूंगी कि विश्वसनीयता पर तो कई नेताओं के भी सवाल उठ गया है, क्योंकि वो चुनाव दर चुनाव हारते रहे हैं चुनाव। तो क्या उसके बाद जनता उन्हें फिर से मौका देगी? अभी 2 चरण है, आप अपना केस रख सकते हैं जनता की अदालत में। मैंने सुचारिता जी आपको शुरुआत में कहा, मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं। जनता कोई प्रशांत किशोर की बातों में है ना कोई योगेंद्र यादव की है। जनता बड़ी इंटेलिजेंट है हिंदुस्तान की। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी बढ़िया काम कर रहे थे, मनरेगा लाए, दोबारा चुनाव जीते। बाद में फिर कहने लगे पेड़ों पे पैसे उगते हैं क्या, जनता चिढ़ गई। मोदी जी उधर से आ रहे थे टीवी पे चैनलों में, जनता ने उनको चुन लिया। अब हर प्रकार की चीज़ें अब विपक्ष की जो भी अजीज खान साहब अजीज़ हैं, मेरे अजीज़ हैं, हम अलायंस में बिल्कुल हमेशा कांग्रेस का ही आदमी और कांग्रेस आइडियोलॉजी का आदमी। लेकिन उन्होंने कहा 11 दिन बाद, जब तक पेपरों में छपी नहीं आप क्या कर रहे, सो रहे थे, स्लीपिंग मोड में थे क्या? आपको नहीं पता 19 तारीख को मतदान है, 20 तारीख को एप्लीकेशन लगाते जाके, चुनाव आयोग से लेते हैं आंकड़े, नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते। जब चुनाव प्रोसेस चालू हो गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। ये जबरदस्ती जो है विपक्ष में जो है, विपक्ष की जो छिछालेदारी हो रही है इस कारण से हो रही है। मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में, विपक्ष के जहां कैंडिडेट स्ट्रांग होंगे वो जीतेंगे। जो इंडिया अलायंस बनाए इसका एक माहौल जरूर मोदी जी के खिलाफ बनाने का प्रयास था, लेकिन मोदी जी के जो खुद के काम है वो प्लस भी जाएंगे माइनस भी जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। इसलिए कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रपति प्रणाली होती तो जब आप फेस की बात कर सकते थे। आप ही देखिएगा क्षेत्रों के हिसाब से वोट आएगा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में अलग आएगा, अग्निवीर योजना से बच्चे नाराज हैं। जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो मीणा समाज है वो अलग तरीके से आएगा, दक्षिण का अलग आएगा। जो आप कह रहे हो दिल्ली का वोटर बिल्कुल दूसरी तरीके से वोट करेगा। तो हर क्षेत्र के हिसाब से वोट होगा, लेकिन कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी का सहारा है उसको। अभी जो छठा चरण है, कल जो वोटिंग होनी है उसमें से जो 40 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, तो इसलिए ये वाला जो चरण है ये बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप गेन कर लेंगे अजीज खान साहब तो इस चुनाव में आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर वो लूज कर जाएंगे तो उनके लिए नुकसान होगा उस 303 में जो पिछली बार आए थे। जल्दी से बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। अजीज जी देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा था। देखिए वरुण पुरोहित जी, मुझे लग रहा है कुछ कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, ये कह रहे साहब पेपर में नहीं छपा। अरे पेपर में छपा क्या? जब आंकड़ा दे रहा है, चुनाव आयोग आंकड़ा देता है, जब वो आंकड़ा देगा 11 दिन बाद आंकड़ा दे रहा है और वो 5-6% बढ़ा के दे रहा है, तभी तो संज्ञान में आएगा। और जो संज्ञान में आया उस पर एक्शन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि साहब आप बैठे थे, सो रहे थे, देखिए वरुण जी, बहुत फ्रस्ट्रेशन बेहतर नहीं होता है। मुझे लग रहा है आप नाराज हैं, किसी वजह से कांग्रेस से नाराज हैं। अपनी नाराजगी दूर करिए और बार बार इस तरीके से कटाक्ष मत करिए। माहौल बन गया है, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर जीत रही है, तो सरकार आपकी बन गई है। फ्रस्ट्रेट मत होइए। 4 जून को बहुत सी नाराजगियां और सामने आएंगी। अच्छा नहीं है। अभी तो इंतजार करा जा रहा है रिजल्ट का। वो नाराजगियां कहां से और कौन से खेमे से आएंगी उसके लिए देखना होगा। थोड़ा इंतजार और है, 4 जून को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।